न होगा ये कि सब कुछ खुद घटाएं तय करेंगी, कहाँ बरसेंगे बादल ये हवाएं तय करेंगी। आप में से बड़े सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो लगातार पूछते रहते हैं कि सर नेट के लिए मैंने अथक प्रयास किए परंतु सफलता अर्जित नहीं कर पा रहे हैं। अब उम्र बीती जा रही है, क्या पीएचडी करने का कोई ऐसा मार्ग है, कोई ऐसा रास्ता है, कोई ऐसा पाथ है जहाँ से हम पीएचडी कर सकते हों? हमारा नेट जेआरएफ तो क्वालिफाई नहीं है। आप में से भी बड़े ऐसे विद्यार्थी होंगे, बहुतेरे ऐसे विद्यार्थी होंगे जो ये जानना चाहते होंगे कि क्या बिना नेट जेआरएफ के कहीं से पीएचडी हो सकती है। देखिए, वैसे तो वर्तमान समय में बिना नेट जेआरएफ के पीएचडी आप कहीं से नहीं कर पाते हैं। कुछ ऐसे विश्वविद्यालय या राज्य विश्वविद्यालय या डीम्ड विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके पास अभी विदाउट नेट जेआरएफ भी पीएचडी की सीटें रहती हैं। तो इस नाते वे एक नई प्रक्रिया के माध्यम से पीएचडी में एनरोल कराने का अवसर विद्यार्थियों को देते हैं। आइए मैं आपको प्रक्रिया समझाता हूं कि वे कौन सी प्रक्रियाएं हैं जिनके माध्यम से अगर आपके पास ना तो नेट है ना तो जेआरएफ है और आप पीएचडी के लिए भी क्वालिफाई नहीं हुए हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि वर्तमान समय में जो आपका रिजल्ट आता है वो 3 कैटेगरी में आता है। सबसे टॉप कैटेगरी होती है कि अगर आप टॉप 1% में आते हैं तो आप जेआरएफ के लिए इनरोलमेंट कराते हैं, यानी आप जेआरएफ मान्य किए जाते हैं, जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलती है। ये टॉप 1% स्टूडेंट्स को ही मिलती है, सबको नहीं मिलती। अच्छा, अगर आप जेआरएफ हो जाते हैं तो ये अलग से कहने की ज़रूरत नहीं है, नेट आपका ऑलरेडी हो जाता है, पीएचडी आपका ऑलरेडी हो जाता है। फिर उसके बाद सेकेंडरी में आप आते हैं तो आप नेट होते हैं। नेट हुआ है तो आप जेआरएफ नहीं हैं, आप ओनली नेट हैं। नेट है तो आप पीएचडी भी हैं, ये अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। और फिर उसके बाद तीसरी कैटेगरी है ओनली पीएचडी, यानी केवल पीएचडी हो गई। अगर आप केवल पीएचडी के लिए क्वालिफाई किए हैं, जो कि अगर मैं एक रफ आइडिया आपको दूं तो पिछली बार के रिजल्ट्स के बिहाफ पर आप इतना देख लीजिए, 1% मैक्सिमम आपके जेआरएफ के लिए लिए जाते हैं, 3 to 6% आपके नेट के लिए लिए जाते हैं और 13 to 15% अप्रॉक्सीमेटली आपके पीएचडी के लिए लिए जाते हैं। ये कुल टॉप मोस्ट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स का ये 0 to 15% का डेटा होता है। इसके बिहाफ पर अगर आप ओनली पीएचडी हैं तो पीएचडी तो कर ही सकते हैं, नेट हैं तो नेट हैं और पीएचडी हैं, और जेआरएफ है तो नेट और पीएचडी दोनों के लिए हैं, और साथ ही साथ आपको एक बेहतर स्कॉलरशिप भी मिलेगी। लेकिन अगर आप इनमें से किसी के लिए भी क्वालिफाई नहीं किए हैं लेकिन आप इच्छुक हैं पीएचडी करने के लिए, तो एक व्यवस्था है, कई सारे विश्वविद्यालय अपनी प्रवेश परीक्षा कराते हैं। क्या? अपनी प्रवेश परीक्षा के माध्यम से वे आपको पीएचडी करने का अवसर देते हैं। लेकिन इस दौरान भी अब प्रश्न ये पैदा होता है कि क्या इसमें बड़ा पैसा लगता है, बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा होता है, या फिर यह बहुत ही मामूली शुल्क में जितने की नेट जेआरएफ करने के बाद विद्यार्थी कर पाते हैं। देखिए, शुल्क में इजाफा नहीं होता। शुल्क अगर आप नेट करके जाएंगे, जेआरएफ करके जाएंगे तब भी उतना लगेगा, और विदाउट नेट जाएंगे उस विश्वविद्यालय में जिसने की प्रवेश परीक्षा कंडक्ट कराई है तो भी उतना ही लगेगा। एक सीआरईटी का एग्जाम परीक्षा कंडक्ट कराया जाता है जिसको क्रेट कहा जाता है। कई सारे विश्वविद्यालय, जैसे मैं आपको एक रफ आइडिया दे देता हूँ, हमारा इलाहाबाद विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, ये क्रेट का एग्ज़ाम कराता है। साथ ही साथ आपको बता दें लखनऊ विश्वविद्यालय ये क्रेट का एग्ज़ाम कराता है। आपका वाराणसी बीएचयू ये क्रेट का एग्ज़ाम कराता है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी ये क्रेट का एग्ज़ाम कराते हैं। तो ये कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके बारे में मुझे पर्सनली ये जानकारी है कि यहाँ पर क्रेट के एग्ज़ाम्स होते हैं, जहाँ पर अगर आपने नेट जेआरएफ नहीं किया है तो इनके तहत भी आप एंट्री ले लेते थे अभी तक। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। लेकिन अब से यहाँ पर भी ये व्यवस्थाएं समाप्त कर दी गई हैं कि विदाउट नेट जेआरएफ आप पीएचडी करेंगे। तो विदाउट नेट आप पीएचडी तो कर ही नहीं सकते कहीं से। लेकिन फिर भी जैसा कि आपने थंबनेल देखा, जैसा कि मैंने आपके सामने प्रश्न रखा कि कर सकते हैं क्या, तो 1-2 जगह ऐसी हैं जहां पर आप प्रवेश परीक्षा के माध्यम से अभी भी पीएचडी में इनरोल कर सकते हैं। लेकिन इनरोलमेंट कर तो सकते हैं, लेकिन आपको उसके बदले में कोई विशेष मुनाफा नहीं मिलता है। मुनाफा कैसा नहीं मिलता? यानी कि आपको किसी भी प्रकार की कोई स्कॉलरशिप नहीं दी जाती है, केवल आपको पीएचडी करने का मौका मिलता है। पैसे आपको खुद से लगा करके अपनी पीएचडी कंप्लीट करनी होती है।
यानी पैसे लगा के का क्या मतलब होता है, क्या लंबा डोनेशन देना पड़ता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ। आपको पता होगा कि इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी, यानी कि इलाहाबाद में एक इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी है जिसे रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, जो कि राज्य विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है। यहाँ पर पीएचडी में मेरिट से होगा नेट जेआरएफ अभ्यर्थियों का प्रवेश। यानी कि अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए अभी ये इनका दूसरा पड़ाव होगा। मतलब पहली बार राज्य विश्वविद्यालय में क्या हुआ था कि परीक्षा हुई थी, है ना। जिन विषयों में नेट जेआरएफ नहीं है उसमें प्रवेश परीक्षा के माध्यम से दाखिला लिया जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, जिन विषयों में नेट जेआरएफ नहीं है उनमें प्रवेश परीक्षा होगी। जरा सा इस पूरी सूचना को समझ लीजिए, मैं समझा देता हूं। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय में नेट जेआरएफ अभ्यर्थियों को सीधे मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। वहीं जिन विषयों में नेट जेआरएफ नहीं है वहां प्रवेश परीक्षा के माध्यम से दाखिला होगा। राज्य विश्वविद्यालय ने पीएचडी प्रवेश के लिए सीधा निर्धारण और गाइड बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दिया है। यानी कि यहाँ पर आपके गाइड की प्रक्रियाएं शुरू हो गई हैं। गाइड कौन कौन बनेगा उनके विषयों के आधार पर। और राज्य विश्वविद्यालय ने 2023 में प्रवेश परीक्षा लिया था। मैंने कहा ना कि एक बार इनकी परीक्षा अभी तक केवल हुई है 2023 में, इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। साल 2024 में राज्य विश्वविद्यालय की ओर से कोई प्रवेश परीक्षा आयोजित ही नहीं कराई गई, ना आयोजित कराई गई, ना ही सीटें थी। मतलब नेट जेआरएफ के तौर के बच्चे भी इसमें एनरोल नहीं करा पाए और इन्होंने कोई दाखिला परीक्षा भी नहीं लिया। ये तय हुआ कि यूजीसी के नेट जेआरएफ और पीएचडी के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा के माध्यम से पीएचडी में दाखिले लिए जाएंगे। हालांकि 2024 में दाखिले नहीं लिए जा सके किसी भी तरीके से। तो अगर आप इस बार नेट जेआरएफ नहीं हो पाते हैं, क्वालिफाइंग ओनली फॉर पीएचडी हैं, तो भी आप राज्य विश्वविद्यालय में डायरेक्ट इनरोलमेंट कराने के लिए जा सकते हैं। इनका केवल और केवल एक फॉर्म भर करके, जब इनका फॉर्म इस बार निकलेगा तो अपनी नज़र बनाए रखिएगा राज्य विश्वविद्यालय पर। अच्छा विश्वविद्यालय है इलाहाबाद में, वैसे भी आप जानते हैं साहित्य का समागम हुआ है। और अन्य कोई भी विद्यार्थी, किसी भी विषय का विद्यार्थी, चाहे हिंदी विषय का हो चाहे किसी भी विषय का विद्यार्थी हो, यहाँ पर पीएचडी के लिए आ सकता है। अगर वो क्वालिफाइंग ओनली फॉर पीएचडी है तब भी। अगर मान लीजिए नॉट क्वालिफाइंग, मतलब ये कुछ भी नहीं है, तो इनकी प्रवेश परीक्षा का इंतजार करिएगा। ये प्रवेश परीक्षा भी कंडक्ट कराएंगे। इनकी प्रवेश परीक्षा में आप क्वालिफाई होते हैं तो भी ये सीट आपको मिल सकती है। कह रहे हैं कि राज्य विश्वविद्यालय नेट जेआरएफ और पीएचडी के लिए आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा में क्वालिफाई करने वाले अभ्यर्थियों के मेरिट के आधार पर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। साक्षात्कार के बाद प्रवेश देगा, साक्षात्कार होगा। जी हाँ, बिल्कुल, मेरिट के आधार पर आपको बुलाया तो जाएगा, लेकिन डायरेक्ट आप पीएचडी में एनरोल नहीं करा लेंगे तुरंत जाते ही। आपका साक्षात्कार होगा, एक इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में आपको नंबर दिए जाएंगे और कंप्लीट आपका जो आपका कंप्लीट आपका नेट जेआरएफ के नंबर है या पीएचडी के नंबर है वो और साक्षात्कार के नंबरों को जोड़ करके एक फाइनल मेरिट निकाली जाएगी। उसके आधार पर आपका दाखिला होगा। प्रोफेसर अखिलेश कुमार सिंह ने बताया है कि राज्य विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय परिषद और संबद्ध महाविश्वविद्यालयों में पीएचडी के लिए गाइड बनाने की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। उन्होंने बताया है कि इसके लिए शिक्षकों को पत्र लिखा गया है, साथ ही पीएचडी की सीट निर्धारण करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। अभी यहाँ पर पीएचडी की सीटें फिक्स नहीं है, अभी ये नंबर ऑफ सीट्स अभी कंफर्म्ड नहीं है कि कितनी सीटें हैं इनके पास। विश्वविद्यालय की ओर से जल्द ही विज्ञापन जारी कर आवेदन मांगे जाएंगे। आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। इसके बाद उनका साक्षात्कार होगा। नेट जेआरएफ का 70% और इंटरव्यू का 30%, यानी कि 70-30 का रेशियो बना करके आपकी मेरिट बनेगी 100 आउट में, ठीक है ना। जोड़ करके मेरिट तैयार की जाएगी। और अखिलेश कुमार प्रोफेसर सिंह ने बताया है कि जिन विषयों में नेट जेआरएफ नहीं है उसमें पीएचडी प्रवेश के लिए राज्य विश्वविद्यालय अपने स्तर पर अलग से प्रवेश परीक्षा कराएगा। जी हाँ, जिन भी सब्जेक्ट्स में आप नहीं हैं नेट जेआरएफ, उसके लिए अलग से इनकी प्रवेश परीक्षा पर नज़र बनाइएगा। यानी कर तो सकते हैं लेकिन इनकी प्रवेश परीक्षा क्वालिफाई करनी पड़ेगी। प्रवेश परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों का इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद भी उसमें भी जो उनका रिजल्ट है उसका 70%, इंटरव्यू का 30% जोड़ करके फाइनल मेरिट बना दी जाएगी और उस फाइनल मेरिट के बिहाफ पे आप वहाँ पर पीएचडी इनरोल करा सकते हैं। तो ये रहा पूरा का पूरा जानकारी। लेकिन मैं फिर से आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप अच्छी स्कॉलरशिप प्राप्त करना चाहते हैं, अच्छी स्कॉलरशिप के साथ साथ आप चाहते हैं कि आपको विश्वविद्यालय में और भी कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलें और भी बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो नेट वर्तमान समय की एक प्राथमिक ज़रूरत बन चुकी है। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आप जान लीजिए कि आपको बहुत सारे सुअवसर मिल सकते हैं, लेकिन आपको उन सुअवसरों को भांपना पड़ेगा और समय रहते अपनी उम्र बिना बिताए, अपने समय को बिना नुकसान पहुंचाए आप अगर चाहें
तो बेहतर तरीके से तैयारी करके अभी भी आपके पास समय है, आप अपने जीवन शैली में परिवर्तन कर सकते हैं। अपने सोच को थोड़ा सा दूर तक ले जाकर के सोचिए, दूरगामी और भविष्यगामी सोच के साथ अगर आप सोचें तो बिना नेट के वास्तव में आगे चल के कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि हम पीएचडी क्यों करते हैं? किसी विश्वविद्यालय में पढ़ाने का हमारे पास क्या होना चाहिए? एक पढ़ाने के लिए हमारे पास एक जो न्यूनतम अर्हता है वो होनी चाहिए। तो जब आप पीएचडी कर भी लें लेकिन विश्वविद्यालय में आपको पढ़ाने का अवसर ही ना मिले तो क्या मतलब निकलता है आपके पीएचडी करने का? इसलिए बहुत अहम है कि बिना नेट के पीएचडी आप कर भी लें तो भी आपको आगे चल के दर दर भटकना ही पड़ेगा, क्योंकि एपीआई स्कोर चेक होंगे और आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जो न्यूनतम अर्हता है कि वो आपके पास नेट होना ही चाहिए। बतौर पीएचडी ना हो चलेगा लेकिन नेट तो हो ही। फॉर्म भरने के लिए जो न्यूनतम अर्हता है, मानक अर्हता है, अगर वो भी पूरी नहीं कर पाते हैं तो आगे चल के आपको दिक्कतें आती हैं। इसलिए ध्यान रहे कि आपको नेट होना ही पड़ेगा। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास बहुत अच्छी व्यवस्था है आप सभी विद्यार्थियों के लिए। मेरे द्वारा आपको लक्ष्य बैच में मैं आपको बुलाना चाहूँगा। आप में से जो भी ऐसे विद्यार्थी हैं जो हिंदी साहित्य के लिए एक बेहतर मेंटोर की तलाश कर रहे हैं, तो हिंदी साहित्य विषय के लिए मैं आपके साथ जुड़ूंगा, आप मेरे साथ जुड़ेंगे और मैं आपको बहुत ही व्यवस्थित तरीके से इस लक्ष्य बैच में ऑल यूनिट्स के लिए मैं आपको मिलूंगा। ऑल 10 यूनिट्स जो आपकी हैं, भाषा विज्ञान से लेकर के अन्य गद्य विधाएं तक, यहाँ तक मैं आपको पूरा का पूरा पढ़ाऊंगा। ठीक है, इस चीज़ को आप मेरे साथ जुड़ करके सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आप नहीं जान पाते कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पूरी पुस्तक पढ़ें तो कैसे पढ़ें, उसमें से क्या महत्वपूर्ण है, क्या छोड़ दें, डॉक्टर नगेंद्र को पढ़ें तो क्या पढ़ें और क्या छोड़ दें, या फिर राम कुमार वर्मा जी का साहित्य इतिहास पढ़ें तो कैसे पढ़ें और क्या पढ़ें। आप नहीं समझ पाते कि गाइडों के सहारे कैसे हम सेलेक्ट हो जाएंगे, या गाइडों के सहारे आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने गाइड के सहारे नेट निकाला है, जरा मुझे बताइएगा, और किस वर्ष निकाला है ये भी बताइएगा। क्योंकि अगर आपने पिछले 2 साल के पहले निकाला है तो उस समय कभी भी कोई भी निकाल सकता था, लेकिन वर्तमान समय में प्रश्न पूछने की शैली पूरी तरह से परिवर्तित हो चुकी है। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि आपको वाईटी पर कोई क्लास मिले, यानी यूट्यूब पर कोई क्लास मिले, तो मेरी क्लास प्रतिदिन 11:15 पर सुबह चलती है। 11:15 पर आप मुझसे मिल सकते हैं, 11:15 पर आप मुझे वाईटी पर देख सकते हैं। मेरी अन्य कक्षाएं देखने के लिए, बहुत सारे तथ्यात्मक चीज़ों को समझने के लिए आप प्लेलिस्ट जाकर के जाचिएगा लक्ष्य बैच की, वहाँ बहुत सारी क्लासेज आपको मिल जाएंगी। तब तक के लिए राम राम, दुआ सलाम। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप में से कौन कौन से विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका विषय हिंदी साहित्य है और अन्य किन विषयों के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप कितने समय से तैयारी कर रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, नमस्कार।